नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज 30 अगस्त, तो 30 अगस्त की करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में सबसे बड़े हाइड्रोजन बम विस्फोट का एक बेक्टेड वीडियो जारी किया है? तो सबसे बड़े हाइड्रोजन बम विस्फोट का एक बेक्टेड वीडियो जो जारी किया है वो किया है रूस देश ने। तो रूस देश ने 1961 में किए गए हाइड्रोजन बम का परीक्षण को इस वीडियो में दर्शाया गया है। और रूस का ये कहना है कि उसके द्वारा जो 1961 में टसार इस हाइड्रोजन बम का नाम था टसार, TSAR। तो टसार बॉम्बा नाम से जो हाइड्रोजन बम विस्फोट किया गया था वो इतना शक्तिशाली था कि 1945 में जो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर जो हाइड्रोजन बम गिराया था, उस बम से ये 3333 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ये ऐसा बम विस्फोट का वीडियो जारी किया है रूस देश ने। बात करेंगे रूस की, तो रूस की राजधानी मॉस्को में है, मुद्दा यहाँ की रूबल है, संसद यहाँ की ड्यूमा है, और प्रेसिडेंट है यहाँ के व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अभी बने थे, इनका नाम है मिखाइल मिशुस्तिन। ये इसी वर्ष बने हैं। और 2023 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए एक उपग्रह लॉन्च करने की भी घोषणा की है। किसने? तो रूस देश ने। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन नामक फिटनेस अभियान शुरू किया है? तो ये स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन नामक जो फिटनेस अभियान शुरू किया है वो दिल्ली राज्य के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो आपके लिए पता होगा, तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इस अभियान को लॉन्च किया गया है। तो ये अभियान है क्या? तो विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान जो लॉकडाउन लगा हुआ है, उसमें जो स्कूल हो गए या फिर कॉलेजेज हो गए वो अभी बंद चल रहे हैं। तो वो बंद होने के कारण जो स्टूडेंट हैं वो डिप्रेशन से मुक्त रहें, इसके लिए वो अपने घर पर ही नियमित अभ्यास, मतलब कि नियमित योगा या जो भी उनके व्यायाम होते हैं वो करते रहें। तो इसी अभियान का नाम दिया है स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन। तो बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली कुछ समय पहले और अभी भी दिल्ली चर्चा में बना रहा है। क्यों रहा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर की स्थापना दिल्ली में की गई है, जिसका नाम सरदार पटेल जी के नाम पर रखा गया है, जो कि 10,000 बेड वाला है। उससे पहले बात करेंगे तो ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, और 5T प्लान भी लॉन्च किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। उससे पहले बात करें अगर देश का पहला प्लाज्मा बैंक की स्थापना भी ये कहाँ की गई है? तो ये दिल्ली में ही की गई है। एक एक्सेस कोरोना नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था दिल्ली राज्य की सरकार ने, और रोजगार बाजार नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च किया था दिल्ली गवर्नमेंट ने। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान भी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। लीड नामक पोर्टल की भी शुरुआत दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं ड्वेन ब्रावो, और ये वेस्ट इंडीज़ टीम के खिलाड़ी हैं। ड्वेन ब्रावो वेस्ट इंडीज़ टीम के ये ऑलराउंडर है। तो अभी हाल ही में आपके लिए पता होगा कि हाल ही में CPL का आयोजन किया जा रहा है। CPL मतलब कि कैरेबियन प्रीमियर लीग का आयोजन चल रहा है। तो इसी लीग में ड्वेन ब्रावो के द्वारा ये 500वां विकेट लिया गया था, और 500वां विकेट लेने के साथ साथ ये T20 क्रिकेट मैचों में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज भी बने हैं। बात करें अगर कुछ समय पहले की, तो अभी जो जेम्स एंडरसन हैं वो 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने थे। तो पहले तेज गेंदबाज बने हैं 600 टेस्ट विकेट लेने वाले जेम्स एंडरसन। ये कहाँ के? तो ये इंग्लैंड के। ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो 200 अरब की संपत्ति अर्जित करने वाले दुनिया के जो पहले व्यक्ति बने हैं वो बने हैं जेफ बेजोस। और ये कौन है? तो ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस, और ये संस्थापक हैं अमेजन कंपनी के। वहीं बात करें सेकंड स्थान पे, तो सेकंड स्थान पे टेस्ला के एलन मस्क रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित ब्रायन बंधु ये दो भाई हैं। इनके लिए ब्रायन बंधु के नाम से जानते हैं। तो एक हैं बॉब ब्रायन और दूसरे हैं माइक ब्रायन। तो इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये दो भाई हैं, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित हैं, बॉब ब्रायन तथा माइक ब्रायन। तो इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो टेनिस में जितनी भी सफल जोड़ी रही हैं, उन सफल जोड़ियों में से एक जोड़ी इनकी भी है, बॉब ब्रायन तथा माइक ब्रायन की। तो दुनिया में सफल जोड़ी द्वारा, मतलब कि ये जो बॉब ब्रायन तथा माइक ब्रायन हैं, इनकी जोड़ी ने 26 सीजन में, मतलब कि 26 सत्र में 119 ट्रॉफी जीती
हैं। और जो एटीपी के जितने भी एटीपी के जितने भी टूर्नामेंट होते हैं वो सभी 9 एटीपी मास्टर्स के ये विजेता रहे हैं, दोनों भाई। उसके साथ साथ ये लंदन ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था और इनकी जोड़ी के द्वारा चारों ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिता होती है उसके भी विजेता रहे हैं। ग्रैंड स्लैम जैसे यूएस ओपन हो गया, विंबलडन ओपन हो गया, तो फ्रेंच ओपन हो गया। तो जो चारों ये ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती हैं उन चारों के ये विजेता भी रहे हैं। अब इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ के कार्यों जिम्मेदारियों को फिर से परिभाषित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल गठित किया गया है। तो हाल ही में डीआरडीओ के कार्यों व उनकी जिम्मेदारियों को पुनः परिभाषित करने के लिए एक पैनल गठित किया गया है। ये 5 सदस्यीय पैनल है और इसकी अध्यक्षता दी गई है बी रामगोपाल राव के लिए। और ये बी रामगोपाल राव ये कौन है, तो आईआईटी दिल्ली की ये निदेशक हैं। तो सरकार को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये पैनल डीआरडीओ के कार्य व इसके साथ उनकी जिम्मेदारियों का उल्लेख करेगी। अर्थात इनका ये उल्लेख करेगी कि डीआरडीओ के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। तो ये पैनल सरकार को 45 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। और इसके साथ ही ये जो पैनल है, ये पैनल डीआरडीओ के देश में सभी जो 57 लैब हैं उनके कार्यों की भी समीक्षा करेगी। अब बात करते हैं डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और नासा की भी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। ये भी चर्चा में रहते, क्यों रहते, क्योंकि ये डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। इनका भी कार्यकाल विस्तार किया गया है 2 वर्ष के लिए। इनका कार्यकाल ख़त्म हो गया था अगस्त माह में, लेकिन इनके कार्यकाल में अब 2 वर्ष का विस्तार किया गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस जिसका नाम है प्रतीक्षा को लॉन्च किया है। तो ये पहली समुद्री एम्बुलेंस है जिसका नाम है प्रतीक्षा, ये लॉन्च किया है केरल राज्य की सरकार ने। और इसके लिए जो लॉन्च किया है वो केरल राज्य के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है पी विजयन, उनके द्वारा इस एम्बुलेंस को लॉन्च किया है। तो ये जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के द्वारा ऐसी 3 एम्बुलेंस का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। मतलब कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ये 3 एम्बुलेंस का निर्माण कर रही है, जिसमें एक तो प्रतीक्षा है, जो अन्य 2 बनाएगी उनका एक का नाम प्रत्याशा है और एक का नाम करुण है। तो ये 3 एम्बुलेंस बनाएगी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के ही द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब इसके लिए लॉन्च कर दिया है केरल राज्य की सरकार ने। बात करें केरल की, तो केरल से एक क्वेश्चन और भी है कि केरल राज्य की सरकार ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की है। और ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो केरल राज्य में ये स्थापित किया जाएगा। और ये स्थापित क्यों किया जा रहा है, तो महिला उद्यमशीलता में तेज़ी लाने के लिए और इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान में महिलाओं का जो योगदान है उद्यम के क्षेत्र में, तो उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र खोला जाएगा। कहाँ पे, तो ये केरल में, और केरल के अंगमाली नामक स्थान पे ये केंद्र की स्थापना की जाएगी। बात करेंगे केरल की, तो राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। मुख्यमंत्री पी विजयन है, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल का जो हाईकोर्ट है एनआर कुलम में लगता है हाईकोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। और अभी थुम्बी महोत्सव 2020 नामक पहले ड्रैगन फ्लाई महोत्सव का आयोजन भी ये कहाँ पे किया जाएगा, तो ये केरल में ही किया जाएगा। और आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए केरल राज्य की सरकार के द्वारा नमथ बसई प्रोग्राम की भी शुरुआत की गई है। और केरल राज्य में ही स्थित है एक थुड़ीयुरलिप्पारा की पहाड़ियाँ, तो उनके लिए अभी जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा भी प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमिता प्रोग्राम की शुरुआत भी केरल में ही की गई है। उससे पहले बात करें तो भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना केरल के एजिमाला नामक शहर में की गई है। और भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब इसका भी विकास कहाँ किया जा रहा है, तो ये केरल में ही किया जा रहा है, बल्लारपदम टर्मिनल पर। वहीं बात करें तो इससे पहले केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, उनके लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित भी किया गया था। और उससे पहले अगर बात करेंगे तो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर छात्र हैं राज्य के, उनके लिए लैपटॉप योजना चलाई है केरल राज्य की सरकार ने। और केरल की कुछ समय
कुछ समय पहले ही केरल राज्य की पहली महिला मुख्य डीजीपी बनी थी। इनका क्या नाम था? तो आर श्रीरेखा था। और उसके साथ साथ केरल के नए मुख्य सचिव भी बनाए गए थे। इनका क्या नाम था? तो इनका नाम विश्वास मेहता था। ब्रेक द चैन कार्टून अभियान भी लॉन्च किया था केरल ने। उससे पहले बात करें तो आयु रक्षा क्लिनिक की शुरुआत भी केरल राज्य में ही की गई है। ब्लोकना नामक सर्च इंजन का विकास भी केरल राज्य के इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है। कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक रोबोट का विकास भी केरल में ही किया गया था। और कोविड-19 रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नामक पहल की शुरुआत भी केरल ने ही की थी। और कोविड कद्रीपुकल अभियान की शुरुआत भी केरल ने ही की थी। बाक इन सैंपल कियोस्क की स्थापना भी केरल में ही की गई है। प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल। वहीं बात करें प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कहाँ का है? तो वो उत्तर प्रदेश का है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। और प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला व्यक्ति वो कहाँ का है? तो वो कर्नाटक का है। और भारत के पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये दिल्ली में की जाएगी। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन मैंने बता दिए अलग अलग राज्यों के। उसके बाद बात करें तो दरवाज़ा वितरण योजना की शुरुआत भी केरल में ही की गई थी। जियो फेंसिंग ऐप का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य भी केरल ही बना है। चैन तोड़ो अभियान भी लॉन्च किया था केरल राज्य की सरकार ने। उसके बाद अगर बात करें तो ड्रग माफियाओं से निपटने के लिए केरल राज्य के द्वारा एक योद्धव YODHAB योद्धम नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था। उसके बाद केरल में है एक सबरीमाला मंदिर, जिसकी गहनों की सूची को तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने CM रामचंद्रन नायर को नियुक्त किया था। और केरल के मीडिया अवार्ड से सम्मानित किए गए थे एन राम। ये हिंदू ग्रुप के चेयरमैन हैं। नहीं, अब चेयरमैन नहीं है, पहले ये चेयरमैन थे हिंदू ग्रुप के, अब तो नए बने हैं। उससे पहले बात करें तो भारत का पहला स्पेस टेक पार्क की स्थापना भी कहाँ की गई है? तो ये केरल में ही की गई है। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के लिए कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो हाल ही में 2020 के लिए ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे 47 शिक्षक। तो अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा गठित किए गए पैनल द्वारा इन 47 शिक्षकों का चयन किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए। और इन 47 लोगों के लिए राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यहाँ से एक नाम इम्पोर्टेंट है, सुधा पेनली। इनका नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? इन 47 में ही ये हैं सुधा पेनली, क्योंकि ये एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय की पहली महिला टीचर होंगी जिनके लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलेगा। मतलब कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की ये पहली महिला होंगी जिनके लिए ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन NCPUL द्वारा कहाँ किया गया है? तो NCPUL मतलब कि नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। तो इसके द्वारा ये विश्व उर्दू सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। और इसके उद्घाटन पर जो पहला संबोधन दिया था वो भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने इसको संबोधित किया था। तो उर्दू भाषा के लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए ये विश्व उर्दू सम्मेलन है जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और अगर बात करें यहाँ पे जो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज है, इसके लिए हिंदी में राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद बोलते हैं, जिसके वर्तमान समय में निदेशक कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर अकील अहमद इनका नाम है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में ये जापान देश के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। हालांकि ये अभी पद से हटे नहीं हैं, जब तक कोई नया प्राइम मिनिस्टर नहीं आ जाएगा तब तक ये पद पर कार्यरत रहेंगे। तो इन्होंने अपने इस्तीफा देने की घोषणा क्यों की है? तो स्वास्थ्य खराब होने के कारण, मतलब कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, इसके कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अगर बात करें इनके कार्यकाल की, तो ये प्रधानमंत्री के रूप में इनका ये चौथा कार्यकाल है। कौन सा कार्यकाल है? तो ये चौथा कार्यकाल है। इनका जो पहला कार्यकाल था वो 2006 से लेकर 2007 तक चला था। जो दूसरा कार्यकाल था वो 2012 से लेकर 2014 तक था। तीसरा कार्यकाल 2014 से लेकर 2017 तक था। तीसरा, उसके बाद ये चौथा कार्यकाल चल रहा था 2017 से 2021 तक, लेकिन उन्होंने 13 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। वहीं बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा येन है। संसद है यहाँ की। डाइट और प्राइम मिनिस्टर तो यही थे
प्रधानमंत्री संजू अबे। तो इन्होंने अभी पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है अपने ख़राब स्वास्थ्य के चलते। भाई बात करें अगर जापान से, तो जापान भी काफ़ी चर्चा में रहा था, क्योंकि जापान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, तो उससे अभी सम्मानित हुए थे भारत के मणिपुर राज्य के एक डॉक्टर थे जिनका नाम था थंगजाम धबाली सिंह। तो थंगजाम धबाली सिंह के लिए जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। और इस बार जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था उसमें शीर्ष राज्य रहा था कौन? जापान। और उसमें भारत किस स्थान पर था? तो उसमें भारत था 84वें स्थान पर। किस स्थान पर था? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 84वें नंबर पर था और जापान था पहले नंबर पर। और कुछ समय पहले ही टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें जो शीर्ष पर जो सुपर कंप्यूटर था वो जापान का ही था। उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था फुगाकू। क्या नाम था? फुगाकू इसका नाम था सुपर कंप्यूटर का। और जापान देश को ही उगते सूरज का देश भी बोलते हैं, मतलब कि लैंड ऑफ राइजिंग सन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली लॉन्च की है? तो ये राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि प्रणाली लॉन्च की गई है केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। पीयूष गोयल वर्तमान समय केंद्रीय रेल मंत्री भी हैं। तो इस प्रणाली के तहत जो भी औद्योगिक क्षेत्र है या फिर जो भी औद्योगिक इकाइयां हैं तो उनकी भूमि की मैपिंग की जाएगी और उसके साथ साथ उनका डाटा भी कलेक्ट किया जाएगा। तो यही है राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि प्रणाली, जिसे लॉन्च किया है पीयूष गोयल जी ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो हाल ही में एक पुस्तक रिलीज की गई है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव, और इस पुस्तक का विमोचन किया है मनोज मुकुंद नरावने जी ने। और इस पुस्तक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो गए और राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार जिनका नाम है अजीत डोभाल और मनोज मुकुंद नरावने के इसमें संदेश का उल्लेख है। वहीं बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में कैरेबियन प्रीमियर लीग मतलब कि CPL में खेलने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रवीण तांबे, जो कि भारत के लेग स्पिनर हैं। तो कैरेबियन प्रीमियर लीग अभी चल रही है। कैरेबियन जैसे भारत में जो IPL होता है, मतलब कि इंडियन प्रीमियर लीग होती है, वैसे ही ये कैरेबियन देशों के द्वारा आयोजित किया जाता है कैरेबियन प्रीमियर लीग। तो इसी में खेलने वाले जो पहले भारतीय बने हैं प्रवीण तांबे। तो अभी आपके लिए मैंने बताया था। और CPL मतलब कि CPL में ही खेल रहे थे ड्वेन ब्रावो, जिन्होंने कि अभी T20 में 500 विकेट भी लेने वाले ये पहले गेंदबाज बन गए हैं ड्वेन ब्रावो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है? तो ये इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड ये जीता है तेलंगाना राज्य ने। अब ये जीता है तेलंगाना ने। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, और तेलंगाना राज्य का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कृषि नवाचार प्रोग्राम की शुरुआत भी की है तेलंगाना राज्य की सरकार ने। उससे पहले साइब हर नामक वर्चुअल जागरूकता अभियान की शुरुआत की थी तेलंगाना राज्य की पुलिस ने। उससे पहले अगर बात करें तो राज्य में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाने के लिए हरित हरम कार्यक्रम के 6वें चरण की शुरुआत भी तेलंगाना राज्य में ही की गई थी। और किसानों को मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए तेलंगाना राज्य की सरकार ने TS वेदर नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था। उससे पहले अगर बात करें तो फसलों की खेती को विनियमित करने वाला देश का पहला राज्य बना है कौन? तेलंगाना। और तेलंगाना राज्य के तेलिया रूमाल के लिए कुछ समय पहले ही GI टैग भी प्रदान किया गया है। और तेलंगाना राज्य में ही नागोबा जात्रा महोत्सव का आयोजन भी किया गया था। नागोबा जात्रा महोत्सव का आयोजन ये कहाँ किया गया था? तो तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद जिले में। भाई अगर बात करें कि धानु जात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया था उड़ीसा में। तो दोनों ही महोत्सव अलग अलग हैं। उससे पहले अगर बात करें तो तेलंगाना की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय। तो उसके जो कुलपति हैं जिनका नाम है बी प्रवीण राव इनका नाम है। तो इनके लिए 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार के लिए चुना भी गया है। और लोगों को सैनिटाइज करने के लिए बी सेफ टनल की स्थापना भी कहाँ की गई है? तो ये तेलंगाना में ही की गई है। उसके पहले अगर बात करें तो भारत का पहला ब्लॉकचेन अगर ज़िले की बात करेंगे तो ये तेलंगाना की राजधानी थी। कौन सा बना है? तो ये हैदराबाद बना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए
एडोब के साथ साझेदारी की है। तो ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ जो साझेदारी की है वो की है HDFC बैंक ने। एडोब ये क्या है, तो ये अमेरिका की एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो इसके साथ साझेदारी जो की है वो की है HDFC बैंक ने। अब ये जो साझेदारी की है HDFC बैंक ने की है, तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है और CEO इनके नए CEO बने हैं। इनका नाम है शशिधर जगदीश। इनकी नियुक्ति इसी माह में की गई है। और अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष हैं श्यामला गोपीनाथ और HDFC बैंक के जो कार्यकारी निदेशक हैं कैजात भरूचा इनकी भी पुनर्नियुक्ति की गई थी। और टैगलाइन है इसकी बी अंडरस्टैंड योर बट। वहीं बात करें अगर HDFC बैंक की तो इसने अभी किसानों के लिए ई किसान धन ऐप भी लॉन्च किया था। उससे पहले अगर बात करें तो हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे गीत जारी किया था HDFC बैंक ने। और सीनियर सिटीजनों के लिए इसने सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट केयर योजना भी लॉन्च की थी। समर टीट अभियान भी HDFC बैंक के द्वारा चलाया गया था। बात करेंगे अब एडोब की, क्योंकि ये साझेदारी एडोब कंपनी के साथ की गई है। तो एडोब की स्थापना हुई थी 1982 में, मतलब कि 1982 में। मुख्यालय USA के कैलिफोर्निया में है और CEO हैं शांतनु नारायण। और शांतनु नारायण भी अभी चर्चा में रहे थे। तो ये क्यों चर्चा में रहे थे, क्योंकि इनके लिए USISPF मतलब कि US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया था शांतनु नारायण के लिए। और शांतनु नारायण के साथ महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा को भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया था लीडरशिप अवार्ड 2020 से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो इस विधेयक को मंजूरी दे दी है असम राज्य की जो सरकार है उसकी कैबिनेट ने। तो इस विधेयक के अनुसार राज्य में असम का एक स्थान है जिसका नाम है मंगलदेई। तो यहाँ पे मंगलदेई में कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा 900 करोड़ रुपए की लागत से। उससे तो ये कहाँ पे होगा, तो ये असम राज्य के मंगलदेई में इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा 900 करोड़ रुपए की लागत से। और इसके साथ ही असम राज्य की सरकार द्वारा कुछ अन्य घोषणाएं भी की गई हैं। तो मैं यहीं पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट घोषणाएं लिख दी हैं। तो राज्य सरकार ने ये घोषणा भी की है कि जो राज्य की मतलब कि असम राज्य की ग्रुप C तथा ग्रुप D की जो भी नौकरियाँ हैं उनमें जितनी भी आयु मतलब कि जितनी भी मैक्सिमम एज जो होती है, मैक्सिमम एज लिमिट जो होती है, उसकी आयु सीमा में 2 वर्ष बढ़ाया जाएगा। उनकी मतलब कि जो भी राज्य की ग्रुप C तथा ग्रुप D की जो अधिकतम आयु सीमा होती है उसमें 2 वर्ष बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है। उसके साथ साथ जो असम राज्य की सरकार ने अरुणोदय योजना जो चलाई है उसके तहत जिन परिवारों की आय 2 लाख से कम है, वार्षिक आय जिन परिवारों की 2 लाख से कम है, तो उन परिवार के लिए 830 रुपये प्रति माह के हिसाब से वित्तीय सहायता देगी असम राज्य की सरकार। और कोविड-19 से संक्रमित डॉक्टर हो गए या फिर जो पत्रकार हैं या फिर जो होमगार्ड्स हैं, तो उनके लिए 50 लाख रुपए का बीमा कवर भी देगा असम राज्य की सरकार। तो ये घोषणाएं असम राज्य की सरकार के द्वारा की गई हैं। बात करते हैं असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और चीफ जस्टिस कौन है गुवाहाटी हाई कोर्ट के, तो इनका नाम है अजय लांबा। बात करेंगे कल क्वेश्चन जो पूछे थे उनके आंसर होगी। तो कल आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था महिला खिलाड़ी पोलेमी घटक का संबंध किससे है? तो ये भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था फेरो हार्ट नामक ऐप ये किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर था टाटा स्टील। तीसरा क्वेश्चन था किरण नामक हेल्पलाइन की शुरुआत किसने की है? तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं जिनका नाम है थावरचंद गहलोत। उसके बाद चौथा क्वेश्चन था क्रिकेट ड्रोनर नामक पुस्तक ये किसने लिखी है? तो ये जतिन परांजपे तथा आनंद वसु के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पांचवा क्वेश्चन पूछा था SBI म्यूचुअल फंड के नए MD तथा CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका आंसर है बेनेटोन से। और छठा क्वेश्चन पूछा था किस देश के प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति, इनका नाम है पास्कल लिसोबा, इनका निधन हो गया है? इसका आंसर था कांगो। सातवां क्वेश्चन था लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई है? तो इसका आंसर है एक्सिस बैंक। आठवां क्वेश्चन पूछा गया था NCC कैडेट्स के ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु राजनाथ सिंह के द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया था उसका नाम, तो इसका नाम था DG NCC। नौवां क्वेश्चन पूछा था द मुस्लिम
500 पत्रिका द्वारा मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है इमरान खान, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। उसका 10वां क्वेश्चन था, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में शीर्ष राज्य कौन रहा है? तो ये रहा है गुजरात। 11वां क्वेश्चन पूछा था, जंगली पोलियो से मुक्त अब कौन सा महाद्वीप हुआ है अभी हाल ही में? तो इसका आंसर था अफ्रीका। 12वां क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नीदरलैंड की है मार्के लुकास रिजनेबेल्ट, और ये सबसे कम आयु में ये पुरस्कार जीतने वाली भी पहली लेखक बनी है। बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है, पेट डॉग्स के लिए पहला रिटेल इंश्योरेंस कवर किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? दूसरा क्वेश्चन बताना है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया मतलब कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कितने नए क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है? तीसरा क्वेश्चन बताना है, इसरो मतलब कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला मतलब कि विश्वविद्यालय कौन सा बना है? चौथा क्वेश्चन बताना है, RIL मतलब कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा ग्रुप अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पांचवा क्वेश्चन बताना है, पहले समुद्री एम्बुलेंस सेवा जिसका नाम है प्रतीक्षा, ये किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? छठा क्वेश्चन बताना है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन अभियान, ये किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है? सातवां क्वेश्चन है, 500 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? उसके बाद 8वां क्वेश्चन बताना है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? 9वां क्वेश्चन बताना है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए कितने शिक्षक नियुक्त किए गए हैं 2020 के लिए? 10वां क्वेश्चन है, कौशल विकास विश्वविद्यालय के लिए किस राज्य द्वारा विधेयक को मंजूरी दी गई है? 11वां क्वेश्चन बताना है, CPL खेलने वाले पहले भारतीय कौन बने? CPL मतलब कि कैरिबियन प्रीमियर लीग, तो कैरिबियन प्रीमियर लीग खेलने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 12वां क्वेश्चन बताना है, राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मतलब कि उन मंत्री का अपने नाम बताना है। 13वां क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज योर स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? 14वां क्वेश्चन बताना है, विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, किस शहर में किया गया है? 15वां क्वेश्चन बताना है, जापानी PM का इस्तीफा, उनका नाम मतलब कि हाल ही में जापान के जो PM ने इस्तीफा दिया है उनका क्या नाम है? 16वां क्वेश्चन बताना है, इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 विजेता राज्य कौन बना है? तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं। मेरे द्वारा बनाई हुई करंट अफेयर की वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।